क्या अमेरिका और इसराइल हर मामले में एक पेज पर ही होते हैं, या फिर अमेरिका की तरफ से इसराइल पर कई मर्तबा ऐसी पॉलिसी इख्तियार की गई जो इसराइल जिसकी खुलकर मुखालफत कर रहा था? ऐसी कौन सी बड़ी 5 एग्जाम्पल्स हैं कि जब अमेरिका इसराइल की मुखालफत पर उतर आया और उसने इसराइल को टफ टाइम दिया? यही आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं री थिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को री थिंक विद उमर जावेद में वेलकम। एक इंतहाई ये गलत परसेप्शन दिया जाता है पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में कि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा जो इसराइल का हक है, जो इसराइल की जो गवर्नमेंट काम कर रही होती है उसके हक में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 बड़ी एग्जाम्पल्स हम देखें तो हमें ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हवाले से सबसे बड़ी मिसाल, बल्कि सबसे पहली मिसाल भी, जिसे स्विस क्राइसिस कहा जाता है, स्विस कैनाल क्राइसिस कहा जाता है, ये वो दौर था 1956 में जब इंग्लैंड और फ्रांस, जो दोनों सदियों से एशिया और अफ्रीका पर काबिज रहे थे, इनको जब ये लगा कि बहुत अहम तजारती गुज़रगाह यानी जो स्विस कैनाल है, स्विस नहर है, ये कहीं मिस्र जमाल अब्दुल नासिर अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा कंट्रोल ना ख़त्म हो जाए, तो इस पर ब्रिटिश ने और फ्रांस ने इसराइल के साथ मिलकर इजिप्ट पर बहुत बड़ा हमला किया नहर स्विस के लिए। अब ये 1956 की ऐसी जंग थी जिसमें अमेरिका खुलकर इसराइल की मुखालफत कर रहा था कि इसराइल को ये हमला नहीं करना चाहिए, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ नहीं देना चाहिए, और इसराइल जो इजिप्ट के इलाकों पर कब्जा करना चाह रहा है वो कब्जे इसे नहीं करने चाहिए। ये खुलकर मुखालफत की गई थी अमेरिका की तरफ से। उसके बाद दूसरी बड़ी मिसाल हम देखें तो ये रेगन दौर में, जब रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इस वक्त 1982 में सेटलमेंट्स के इशू पर, यानी जो इसराइली थे वो वेस्ट बैंक, गाजा और जो फ़लस्तीन के दूसरे इलाके थे यहाँ पर सेटलमेंट चाहते थे। रेगन ने खुलकर इसकी मुखालफत की, बल्कि ये फर्स्ट टाइम था कि अमेरिका खुलकर जो इसराइली सेटलमेंट्स थी, इसराइली लोग जो वेस्ट बैंक गजा में भी सेटल होना चाहते थे, खुलकर अमेरिका ने इसकी मुखालफत की 1982 में। ये एक बहुत बड़ी मिसाल। उसके बाद 1991 में अब इसराइल को $10 अरब की ज़रूरत थी अमेरिका से। जॉर्ज बुश सीनियर का दौर था, तो यहाँ पर अमेरिका ने ये जो इसराइल का लोन था, जो कर्जा था $10 अरब का, ये रोक लिया इस बिना पर कि इसराइल अपनी सेटलमेंट्स को कंट्रोल करे। जो इसराइली खास तौर पर जो वेस्ट बैंक और गजा में अपनी आबादियां बनाना चाह रहा है, इसको ना बनाए, और अमेरिका ने ये इमदाद रोकी रखी। और फिर ये जो इकोनॉमिक प्रेशर था इसने काम किया और इसराइल वापस आया, पसपा हुआ इन जगहों पर अपनी सेटलमेंट्स बनाने के लिए। उसके बाद ओबामा दौर में तो हम देखें तो बहुत बड़ा, खास तौर पर जो ओबामा की प्रेसिडेंसी रही है 2008 से 2016 तक, इसके जो शुरू के दौर थे खास तौर पर ओबामा के, इसमें इसराइल को कई हवालों से बहुत टफ टाइम मिला। बाराक ओबामा खुलकर मजम्मत करते रहे नेतन्याहू की कि वो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स ना बनाएं, यहाँ पर इसराइलियों को आबाद ना करें, बल्कि बाराक ओबामा ने यूएन से भी इस हवाले से एक रेजोल्यूशन मंजूर करवा ली 2016 में कि इसराइल को कोई हक नहीं कि वो वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाए, आबादकारी बढ़ाए। ओबामा और नेतन्याहू में इख्तलाफात बहुत संगीन हो गए थे उस वक्त जब ओबामा ईरान के साथ एक बाकायदा एटॉमिक माहदा करने जा रहे थे। ओबामा ने ईरान के साथ एटॉमिक माहदा भी किया, इसकी भी खुलकर नेतन्याहू ने मजम्मत की, इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने मजम्मत की। तो ओबामा दौर में नेतन्याहू को बहुत टफ टाइम दिया गया। और उसके बाद हम 5वीं मिसाल देखें तो वो गजा वार की मिसाल है। गजा वार में बेशक अमेरिका इसराइल को भरपूर सपोर्ट देता रहा, मिलिट्री के एतबार से, पैसों के एतबार से, हर एतबार से सपोर्ट देता रहा, लेकिन 2-3 मामलात पर अमेरिका बिल्कुल इसराइल के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसराइल ये चाहता था कि ग्रेटर इसराइल के लिए पूरे गजा को, वेस्ट बैंक को हड़प कर जाए, वेस्ट बैंक को भी और गजा को अपना हिस्सा बना ले। इस पर पहले जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त जो अमेरिकी सदर जो बाइडन थे, उन्होंने इसराइल को कहा कि आप गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने इसराइल के हर इकदाम की, हर स्टेप की हमायत की,
جو ایران کے ساتھ وار ابھی چل رہی ہے یا اس سے پہلے بھی جو ایران کے ساتھ وار ہوئی پچھلے سال جون میں 2025 میں، اس میں بھی ٹرمپ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ غزہ کو اپنے اندر ضم نہیں کرے گا، غزہ کو اسرائیل کا حصہ نہیں بنائے گا، بلکہ پچھلے سال جون میں 2025 میں جب ٹرمپ نے یہ جنگ رکوائی اسرائیل اور ایران کی، تو ٹرمپ کے واضح طور پر ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے نیتنیاہو کو بڑی گالی بھی دی کہ اب نیتنیاہو کو یہ جنگ روک دینی چاہیے۔ اب یہ مثالوں کے بعد جو یہ موجودہ جنگ چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف، اس میں بھی جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ 100% ایک پیج پر نہیں ہے۔ جس طرح اسرائیل ایران کی پوری تباہی چاہتا ہے، ہر طرح کی ایز اے اسٹیٹ اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے توانائی کے ذخائر کو، انرجی سیکٹر کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، پاور سیکٹر کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر جو امریکہ ہے اس کی یہ ڈے ون سے ایم رہا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو ویک کیا جائے، نیوکلیئر پروگرام کو ویک کیا جائے، تو پھر ایران سے بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس جنگ میں بھی جو اسرائیل کا ڈیزائن ہے وہ زیادہ جارحانہ ہے امریکہ کے مقابلے میں۔ تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کیا کیا بڑے اختلافات رہے اسرائیل کے بننے کے بعد، اس پر کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔